दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि कांग्रेस में बदलाव की बात करने वालों पर हाई कमान सख्त। राज बब्बर व जितिन हुए चुनावी समितियों से बाहर। जी हम बात करें कि कांग्रेस में बदलाव के साथ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की मांग के पक्ष में पत्र लिखने वाले 23 नेताओं पर पार्टी हाईकमान के तेवर ढीले पड़ने के कोई संकेत नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषित समितियों में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और राज बब्बर को जगह नहीं दिया जाना इसका साफ सबूत है। चुनाव से जुड़ी 7 अहम समितियों का कांग्रेस ने रविवार को ऐलान किया, मगर इसमें से किसी में भी जितिन और राज बब्बर को नहीं रखा गया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति का संचालन पूरी तरह पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में है। जाहिर तौर पर चुनाव से जुड़ी किसी समिति की अगुवाई का मौका देना तो दूर है, जितिन और बब्बर को बतौर सदस्य भी नहीं रखा जाना सीधे हाईकमान की नाराजगी को दर्शाता है। और अब अगली खबर बता दें कि उद्धव ठाकरे के घर आया फोन। कॉलर बोला, मैं दाऊद इब्राहिम का आदमी, बढ़ाई गई मातोश्री की सुरक्षा। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कुछ गुर्गों की ओर से मातोश्री में लैंडलाइन पर फोन किया गया था, जिसके बाद मातोश्री की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जानकारी के अनुसार दाऊद के गुर्गों ने सीएम आवास के लैंडलाइन पर 2 बार फोन किया था। मुंबई पुलिस का कहना है कि मातोश्री पर 2 बार किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था, जिसने खुद को दाऊद इब्राहिम का आदमी बताया और वह मुख्यमंत्री से बात करना चाहता था, जिसके बाद एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री के आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और यह फोन कॉल शनिवार रात 11 बजे आया था। किसी अनजान व्यक्ति ने खुद को दाऊद इब्राहिम का आदमी बताया और उसने कहा कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात करना चाहते हैं। हालांकि फोन ऑपरेटर ने फोन को मुख्यमंत्री को ट्रांसफर नहीं किया और इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी गई है। इस फोन कॉल के बाद प्रदेश के गृह विभाग ने अधिकारियों को संपर्क किया और मातोश्री के आसपास के इलाकों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही मातोश्री पर पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। साथ ही उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश हो रही है जिसने मुख्यमंत्री आवास पर फोन किया था। इस फोन कॉल के बाद आज मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इस फोन कॉल पर भी चर्चा की गई। और अब अगली खबर बता दें कि जेल जाकर चर्चा में आए कफिल खान को लुभाने में जुटी कांग्रेस, लेकिन डॉक्टर ने नहीं खोले पत्ते। जी हम बात करें कि डॉक्टर कफिल खान रिहाई के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां खुद को डॉक्टर कफिल के साथ जोड़ रही है, लेकिन कांग्रेस इनमें थोड़ा आगे निकलती दिख रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से रासुका हटाए जाने के बाद यूपी की मथुरा जेल से रिहा होकर डॉक्टर कफिल खान राजस्थान पहुंच चुके हैं, जहां वे आजकल परिवार के साथ जयपुर में हैं। डॉक्टर कफिल के राजस्थान पहुंचने के पीछे प्रियंका गांधी का योगदान माना जा रहा है। डॉक्टर कफिल खान जेल से छूटने के बाद जब जयपुर पहुंचे थे तो उन्होंने खुद ही इसका जिक्र किया था। वैसे कांग्रेस भले ही ये सोच रही होगी कि कफिल खान उसके सबसे करीब है, लेकिन डॉक्टर अभी अपने पत्ते संभाल कर रखे हुए हैं। यही वजह है कि जब जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो डॉक्टर कफिल खान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी धन्यवाद देना नहीं भूले। हालांकि डॉक्टर कफिल खान प्रियंका गांधी की सलाह पर ही राजस्थान पहुंचे हैं। इसके बाद उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि कफिल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जेल से निकलने के बाद से प्रियंका गांधी उनसे संपर्क में थी। डॉक्टर कफिल खान ने कहा कि वे प्रियंका गांधी के कहने पर ही राजस्थान आए हैं। वे कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारा परिवार भी यहाँ सुरक्षित है। अगर हम यूपी में जाएंगे तो हम पर फिर कोई केस डालकर जेल में डाल दिया जाएगा। हालांकि डॉक्टर कफिल खान ने यूपी सरकार से उनकी नौकरी फिर से बहाल करने की मांग की है। डॉक्टर कफिल खान गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं और फिलहाल सरकार ने उन्हें निलंबित कर रखा है। और वह अगली खबर बता दें जिसमें ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अगर युद्ध हुआ तो इंडिया के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। जी हम बात करें कि इंडो चाइना सीमा विवाद के बीच चीनी मीडिया ने भारत को खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध की स्थिति हुई तो भारत के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा कि हम भारतीय पक्ष को याद दिला रहे हैं कि चीन की राष्ट्रीय ताकत, जिसमें उसकी सैन्य ताकत भी शामिल है, भारत की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है।
हालांकि चीन और भारत दोनों महान शक्तियां हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो भारत के पास जीतने का कोई भी मौका नहीं होगा। हालांकि चीन का मुखपत्र कहलाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने शुक्रवार को मॉस्को में रक्षा मंत्रियों की बैठक का समर्थन किया है। चीनी मीडिया जहां अपने सुर अलाप रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करे और यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश न करे। तो दोस्तों, हमारे देश के जवान जिस तरीके से चीन के बॉर्डर पर लगातार निगाहें रखे हुए हैं, उस तरह से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि कांग्रेस में अब टीम 9 ने फोड़ा लेटर बम, सोनिया को पढ़ाया परिवार मोह से निकलने का पाठ। जी आपको बता दें कि कांग्रेस में टीम 23 के पत्र का तूफान अभी तक ठीक से शांत भी नहीं हो पाया कि पार्टी के अंदर एक और लेटर बम फूटा है, जिसे यूपी के 9 नेताओं ने लिखा है। पार्टी से पिछले साल निकाले गए 9 नेताओं ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष को यह पत्र भेजा है। पत्र में सोनिया गांधी से पार्टी को बचा लेने की अपील की गई है। पत्र पर पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व विधायक विनोद चौधरी और भूधर नारायण मिश्रा, नेक चंद पांडे, स्वयं प्रकाश गोस्वामी और संजीव सिंह के हस्ताक्षर हैं। 4 पन्नों के इस पत्र में सोनिया गांधी से अपील की गई है कि अगर पार्टी को बचाना है तो वे परिवार मोह से ऊपर उठे। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेके आ जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं बता दें कि नुसरत जहां का पीएम पर तंज, कहा मोदी जी मोर के साथ बिजी रहे और बेरोजगारी दर ऊपर जाती रही। जी हम बात करें कि तृणमूल कांग्रेस से सांसद नुसरत जहां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। नुसरत जहां ने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोर के साथ वीडियो बनाने में बिजी थे, उधर देश में बेरोजगारी की दर लगातार ऊपर जा रही है। तृणमूल सांसद नुसरत जहां ने इसके साथ ही एक खबर का लिंक भी शेयर किया और इस खबर के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में कमी की वजह से देश में बेरोजगारी की दर में 8.4% की वृद्धि हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर में यह बताया गया है कि देश में मनरेगा में काम की कमी और खरीफ की फसल की बुआई खत्म होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आई है। हर बार की अपेक्षा इस बार ये उल्टा ट्रेंड देखा गया है, जबकि अप्रैल के बाद रोजगार में बढ़ोतरी देखने को मिलती थी। और वहीं अगली खबर बता दें कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा गुजरात। मुख्यमंत्री रूपाणी ने गठित की टीम। जी आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विगत शिक्षक दिवस पर 44 श्रेष्ठ शिक्षकों व गुरुओं को अवार्ड सम्मान के समारोह में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री बोले कि इसे लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। इसका खाका तैयार करने वाली टीम भी गठित कर दी गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने भी मुख्यमंत्री की हाँ में हाँ मिलाते हुए मीडिया को बताया कि नई शिक्षा नीति के लिए देश में सबसे पहली बार गुजरात ने स्थानीय भाषा में नीति का अनुवाद किया। इसके लिए भारतीय शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान IITI गांधीनगर ने जो प्रयास किए वो सराहनीय है। उन्होंने IITI के वाइस चांसलर डॉक्टर हर्षद पटेल का भी आभार जताया। और वहीं अगली खबर बता दें जिसमें कंगना पर भड़के संजय राउत, बोले मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहा, अहमदाबाद को कहने की हिम्मत है। जी आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। एक्ट्रेस कंगना रनौत एक तरफ से तीखे बयान दे रही हैं तो दूसरी तरफ शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत हमलावर हो रहे हैं। ताजा बयान में संजय राउत ने कहा कि यदि वो लड़की कंगना रनौत महाराष्ट्र से माफी मांगती है तो मैं भी माफी मांगने पर विचार कर सकता हूं। उसने मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहा है। क्या अहमदाबाद के बारे में वो ऐसा कह सकती हैं? बता दें संजय राउत पर आरोप है कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कंगना के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। संजय राउत के उस इंटरव्यू के बाद कंगना ने ट्वीट पर लिखा था, 2008 में फिल्मी माफिया ने मुझे मनोरोगी कहा, 2016 में मुझे तरह तरह के नाम दिए गए, 2020 में महाराष्ट्र के एक मंत्री ने सार्वजनिक रूप से मुझे गाली दी क्योंकि एक हत्या के बाद मैंने कहा कि मैं मुंबई में असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। असहिष्णुता के बयान वीर कहाँ है? रनौत ने ट्वीट किया था, मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जैसा क्यों लग रहा है?
और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि मनमोहन सिंह को मिले भारत रत्न। इस पर वरिष्ठ पत्रकार ने उठाई मांग, बोली 271 मिलियन लोगों को दिलाई है गरीबी से निजात। जी आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष ने अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने TOI में लिखे एक ब्लॉग में कहा कि जब भारत के 13वें राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो मनमोहन सिंह अपने पूर्व सहयोगी की प्रशंसा में अडिग थे। उन्होंने मुखर्जी को आजाद भारत के महानतम नेताओं में से एक माना है। घोष ने कहा कि सरकार में मुखर्जी का लंबा कार्यकाल एक असाधारण उपलब्धि है, मगर सवाल ये भी है कि क्या मनमोहन अपने सहयोगी की तुलना में भारत रत्न के अधिक योग्य हैं। पत्रकार कहती हैं कि मनमोहन सिंह साल 2091 में जब वित्त मंत्री बने उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। PV नरसिम्हा राव के समर्थन से उन्होंने दशकों से चल रहे मजबूत नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त किया। 2006 से 2016 के बीच 271 मिलियन यानी 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। इस दौरान लंबे समय देश के PM मनमोहन सिंह ही रहे। भारत में करोड़ों लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर उठने का आंकड़े UN के अनुसार है। उन्होंने कहा कि आज गरीब समर्थक कई योजनाओं जैसे वित्तीय समावेशन, मनरेगा और आधार कार्ड उनके कार्यकाल की देन है। और वहीं अगली खबर बता दें कि मोदी के GST से हुआ आर्थिक सर्वनाश, राहुल गांधी का हमला, कहा यह गरीबों और छोटे कारोबारियों पर आक्रमण। जी हम बात करें कि देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। कांग्रेस नेता ने रविवार को फिर एक बार ट्वीट कर PM मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि GDP में ऐतिहासिक गिरावट का एक और बड़ा कारण है मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स GST। इससे बहुत कुछ बर्बाद हुआ, जैसे लाखों छोटा व्यापार, करोड़ों नौकरियां और युवाओं का भविष्य, राज्यों की आर्थिक स्थिति। GST मतलब आर्थिक सर्वनाश। राहुल ने अपने ट्वीट के साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया। ये राहुल की तरफ से सिलसिलेवार वीडियो पोस्ट करने की 4 कड़ियों का तीसरा वीडियो था। इस वीडियो में राहुल गांधी ने एक बार फिर से असंगठित क्षेत्र की बदहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र पर दूसरा बड़ा आक्रमण GST था। उन्होंने कहा कि UPA सरकार की तरफ से प्रस्तावित GST सरल टैक्स था। इसमें एक टैक्स, कम से कम टैक्स व साधारण टैक्स की बात थी। राहुल ने आगे कहा कि NDA का GST बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि 4 अलग अलग टैक्स जिनकी दर 28% तक है बहुत जटिल है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी ने कहा कि छोटे और मझौले उद्योग इस टैक्स को भर ही नहीं सकते और बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान पर शिवसेना का निशाना। संजय राउत बोले ईश्वर को दोष देना हिंदुत्व का अपमान। जी हम बात करें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए वे ईश्वर को दोष दे रही हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक आलेख में राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दों पर चर्चा से इनकार कर देते हैं। सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के कारण नुकसान पहुंचा है, जो एक दैवीय आपदा है और वर्तमान वित्तीय स्थिति पर दबाव इसके कारण और बढ़ेगा। इसके जवाब में राउत ने लिखा कि जब भगवान को ही दोषी करार दे दिया जाए तो फिर मुकदमा किस अदालत में चल सकता है। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री इसके लिए सीधे सीधे ईश्वर को दोष दे रही हैं। ये हिंदुत्व का अपमान है। ये किस तरह का हिंदुत्व है? रावत ने कहा कि मंत्री की टिप्पणियां उस भारत के लिए उपयुक्त नहीं बैठती जो अपने आप को उभरती आर्थिक महाशक्ति बताता है। और वहीं अगली खबर बता दें कि राहुल गांधी ने कहा जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक और बड़ा कारण है मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के प्रति हमलावर रुख जारी रखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के लिए दूसरा बड़ा आक्रमण है और इसके दोषपूर्ण कार्यान्वयन ने अर्थव्यवस्था का सर्वनाश कर दिया। सीरीज के तीसरे वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी यूपीए सरकार का आइडिया था, एक टैक्स, सरल टैक्स और साधारण, लेकिन एनडीए ने इसे जटिल बनाकर रख दिया। तो
तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से देश में आर्थिक स्थिति एकदम चरमरा गई है, तो क्या इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है नोटबंदी? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर, और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में पहली बार एक दिन में आए 90,000 कोरोना मरीज। अब तक 41 लाख संक्रमित और 70,000 की गई जाने। हम बात करें कि भारत में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। देश में पहली बार एक दिन में 90,632 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 24 घंटे में 1,065 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले देश में 5 सितंबर को सर्वाधिक 86,432 मामले सामने आए थे। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 41,13,000 हो गई है और वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 41,23,000 है। संक्रमितों की संख्या के मामले में ब्राजील को पछाड़कर अब भारत जल्द ही दूसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। और हमें अगली खबर बता दें कि चीन से बातचीत पर नहीं आया भारत का बयान, ओवैसी का तंज। कहा क्या पीएम मोदी मोर के साथ खेलने में व्यस्त हैं? जी आपको बता दें कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, चीन का बयान आ गया, लेकिन 8 घंटे तक मोदी सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया। शायद प्रधानमंत्री मोर को दाना खिलाने में व्यस्त रहे होंगे, इसलिए बयान नहीं आया होगा। ओवैसी ने कहा कि देश जानना चाहता है कि हमारे रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री से क्या कहा। क्या उन्होंने कहा कि चीन की फौज जो हमारे यहां घुसकर बैठी है उस पर सवाल किया, हमारे सिपाहियों को मारा, उस पर पूछा? चीन हमारे जमीन पर कब्जा कर बैठा है, लेकिन सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि मास्को में हुई द्विपक्षीय वार्ता में चीनी रक्षा मंत्री का बयान जारी करने 8 घंटे बाद भी हमारी सरकार की ओर कोई बयान सामने नहीं आया है। क्या हमारे प्रधानमंत्री अपने राजसी बगीचे से मोर के साथ खेलने में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास लद्दाख में 1,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर में चीन पर कब्जे पर बोलने के लिए समय नहीं है? ओवैसी ने ट्वीट में राजनाथ सिंह को भी टैग किया है। और हमें अगली बड़ी खबर बता दें कि शौविक और सैमुअल का बड़ा खुलासा। रिया चक्रवर्ती देती थी ड्रग्स खरीदने के पैसे, सुशांत के अकाउंट से निकाली जाती थी रकम। जी हम बात करें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स मामले में एनसीबी की रिमांड पर चल शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा ने बड़ा खुलासा किया है। एनसीबी के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शौविक ने बताया है कि रिया उनसे ड्रग्स मंगवाने के लिए पैसे देती थी। इतना ही नहीं, इस ड्रग्स के लिए पैसे सुशांत के अकाउंट से निकाले जाते थे। एनसीबी के पास इसका पुख्ता सबूत है। सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा ने शौविक के इस बयान पर सहमति जताई है। सैमुअल ने भी अपने बयान में कहा कि उसको भी पैसे रिया देती थी, ड्रग्स लाने के लिए कहती थी। शौविक और सैमुअल से पूछताछ जारी है। उससे पूछताछ में उन ड्रग्स डीलर के बारे में जानकारी ली जा रही है जिसमें शौविक ड्रग्स लेता था। बता दें कि एनसीबी 2 दिन पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार करने के बाद एनडीपीएस कोर्ट में शनिवार को पेश किया गया था। एनसीबी ने कोर्ट से दोनों की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों की 4 दिन की रिमांड दी है, यानी दोनों 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में रहेंगे। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित राज्य में बारिश की संभावना। जाने कहां बरसेंगे मेघ। जी हम बात करेंगे देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में अधिक बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।